हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सीपीटी परीक्षा 2021 के लिए जो जीके एंड जीएस की ये टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है पार्ट 12, जिसमें आपको बताया गया है सामान्य जागरूकता के बारे में। तो उसी को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पहला टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें है भारत के पड़ोसी देश। और इससे पहले जो हमारी एक और क्लास चल रही है यूपी ट्रिपल एस सीपीटी के रिलेटेड, उसमें हम भारतीय इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको पर डे 2 क्लास से मिला करेंगे। तो एक में हम आपका जो ये स्टैटिक का पोर्शन उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारी दूसरी क्लास पहले से एक चल रही है इतिहास की, उसमें हम उस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस जो है वह नियत समय पर समाप्त हो पाए। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको पहले ही प्रयास में यूपी ट्रिपल एस सीपीटी क्वालिफाई करना है तो आप लोग कृपया क्लासों को मिस मत कीजिएगा। पूरी क्लास को ईमानदारी पूर्वक और इससे रिलेटेड और जितने भी क्लासें डाली जाती हैं यूट्यूब चैनल पर, उसको देखा करें। ये गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची यूट्यूब का ऐसा प्रथम चैनल है जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, जैसा कि आपको सिलेबस में दिया गया है, एग्जैक्ट सिलेबस के अनुसार यूपी ट्रिपल एस सीपीटी का जो सिलेबस है वह कवर करवाया जा रहा है। तो आप लोग नियमित रूप से मेरे साथ बने रहें और सिलेबस को कवर करें और जाकर एग्जाम दें। अगर आप लोगों का सिलेबस भी नहीं कवर रहेगा तो आप लोग एग्जाम क्या देंगे? आप लोग इधर उधर का पढ़ते रहते हैं और सिलेबस को ध्यान में नहीं रखते। तो इसीलिए हमने कोशिश किया है कि आपको एग्जैक्ट वही पढ़ाया जाए जितना कि आपके सिलेबस में दिया गया, और जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, या हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ से आप लोग जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का ये टॉपिक भारत के पड़ोसी देश स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको दिया गया है, आप लोग मेरे साथ ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आप लोगों को दिया गया है गुट निरपेक्षता, ध्यान दीजिएगा, गुट निरपेक्षता, विश्व शांति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, निस्तारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद के विभिन्न अन्यायपूर्ण रूपों के विरुद्ध भारत के संघर्ष, भारत विदेशी नीति मूल्य सिद्धांत है। तो भारत की आपको फ्रेंड इंडिकेट करना है कि जो भारत की विदेशी नीति का मूल सिद्धांत क्या क्या है। उसमें है गुट निरपेक्षता, विश्व शांति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, निस्तारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, और उसके बाद आपको दिया गया है रंगभेद। ये सभी जो पॉइंट है वह भारत के विदेशी नीति के मूल सिद्धांत है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत के विदेशी नीति के मूल सिद्धांत में कौन सा शामिल है या कौन सा नहीं शामिल। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। गुट निरपेक्षता, विश्व शांति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, निस्तारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद। तो इनको आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिएगा। आगे आपको दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सिद्धांतों को भारत के प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों के अतिरिक्त मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता के कारण अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यह भी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि जो ये सिद्धांत अपनाए गए हैं, इन सिद्धांतों को भारत के प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों के अतिरिक्त मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता के कारण अपनाया गया है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है, और इसकी सीमाएं इस क्षेत्र के सभी देशों, जिसमें अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ साथ चीन एवं म्यांमार से भी लगती हैं। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है अपनी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के कारण भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ निरंतर शांतिपूर्ण
मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध का इच्छुक रहा है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो भारत है वह शांतिपूर्ण, मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध का इच्छुक रहा है, लेकिन जो फ्रेंड्स अलग और देश हैं वह ऐसा करने के लिए राजी नहीं हैं। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने की संभावना होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है पड़ोसी होने के नाते, यानी जो भारत पड़ोसी अन्य देशों का है उसके नाते ऐतिहासिक तथ्यों, गलत व्याख्याओं, बाह्य हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुई घटनाओं के कारण समस्याएं भी रही हैं। इसलिए भारत के सभी पड़ोसियों के साथ संबंध एक जैसे नहीं रहे हैं। तो आपको वह पता होगा कि भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ क्या संबंध है। वहाँ पर इनके मित्रवत संबंध नहीं है, वहाँ पर एक शत्रु की भांति भारत का संबंध है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है इन संबंधों में उतार चढ़ाव, अंतर, समायोजन और परिवर्तन होते रहते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। अगर कभी मित्रता होती है तो कभी वहाँ पर शत्रुता भी होती है, इसीलिए ये जो संबंध उसमें उतार चढ़ाव, अंतर, समायोजन और परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, 5 मई 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी कहते हैं, ने दक्षिण एशियाई उपग्रह GSAT-9 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में KU बैंड के विभिन्न संचार उपयोग उपलब्ध कराना था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो दक्षिण एशिया के लिए एक छोड़ा गया उपग्रह GSAT-9 वह किसने छोड़ा? इसरो ने छोड़ा। और कब छोड़ा जो है वह 5 मई 2017 को इसरो द्वारा इस उपग्रह को छोड़ा गया है, जो कि दक्षिण एशिया के लिए जो है वह KU बैंड जो है उसके संचार अनुप्रयोग उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे, और आगे आपको दिया गया है जो ये उपग्रह छोड़ा गया है GSAT-9, इस उपग्रह के माध्यम से भारत का पड़ोसी देशों यथा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एवं श्रीलंका के मध्य क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि ये GSAT-9 के छोड़ने से जो भारत है वह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एवं श्रीलंका के मध्य जो इसका भारत का सहयोग है और भी मजबूत होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स यह इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं और देखते हैं भारत नेपाल संबंध। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। अब हमें जो पढ़ना है कि भारत के नेपाल के साथ क्या क्या संबंध है, इसको भी देखते चलते हैं। तो यहाँ से जो एक देश से पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि भारत और नेपाल के साथ क्या क्या संबंध है, क्या मैत्रीपूर्ण संबंध है या एक शत्रुता वाले संबंध है, तो इससे भी हमें देखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं। आपको दिया गया है विश्व के अन्य किन्हीं दो देशों के बीच इतने विस्तृत और घनिष्ठ संबंध नहीं है जितना कि भारत और नेपाल के बीच है। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिए कि भारत और नेपाल के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, इतना और भी कोई देशों के मध्य देखने को हमें नहीं मिलता। इन दो दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ लगभग 1751 किलोमीटर पूर्णतः खुली, भौगोलिक रूप से स्पर्श करती असमान ऊंचाई वाली सीमा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो भारत और नेपाल की सीमा है वह 1751 किलोमीटर और वह पूर्णतः खुली सीमा है। या आपसे पूछा जा सकता है कि क्या भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है वह कितने किलोमीटर है और खुली है या बंद है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके आगे आप लोगों को दिया गया है निकटतम पड़ोसी होने के नाते भारत और नेपाल के बीच अद्भुत संबंध, मैत्री एवं सहयोग है, जिसकी पहचान मुक्त सीमाएं, गहन वैयक्तिक संपर्क, भाईचारा एवं संस्कृत आदि से मिलते हैं। फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो बिहार है, बिहार के कुछ लोगों की शादी भी वहाँ पर होती रहती है, तो इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। यह भी एक मित्रवत का उदाहरण हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है खुली सीमाओं के आर पार लोगों के मुक्त रूप से भ्रमण करने की एक लंबी परंपरा रही है। तो फ्रेंड्स यह इंडिकेट कीजिएगा।
उसके बाद आपको दिया गया है जो नेपाल का क्षेत्रफल है वह 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी जनसंख्या लगभग 29 मिलियन है। तो आप लोग फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा कि जो नेपाल का क्षेत्रफल है वह 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो जनसंख्या है वह लगभग 29 मिलियन है। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जनसंख्या 29 मिलियन और जो क्षेत्रफल है वह 1,47,181 मिलियन है। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। आगे चलते हैं। इसकी 1751 किलोमीटर से अधिक की सीमा दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में भारत के 5 प्रांतों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स वह है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा उत्तरी सीमा जनवादी गणतांत्रिक चीन यानी स्वायत्त शासित क्षेत्र तिब्बत से मिलती है। तो फ्रेंड्स एक तरफ से इसकी सीमा भारत से मिलती है और दूसरी तरफ से जो इसकी सीमा है वह चीन यानी तिब्बत से मिलती है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है 1950 के आसपास शांति एवं मैत्री संधि वर्तमान में भारत नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों की आधारशिला है। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो 1950 में भारत और नेपाल के बीच शांति एवं मैत्री संबंध हुई है वही वर्तमान में चली आ रही है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यही संधि आशा हम करते हैं कि आगे भी चलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा और आप आशा करते हैं कि मेरे साथ बने होंगे और ये क्लास का आनंद ले रहे होंगे। यहीं से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जो संधि चली आ रही है 1950 से, संधि के प्रावधान के अंतर्गत नेपाली नागरिक भारत में भारतीय नागरिकों के बराबर ही यहाँ की सुविधाओं का अवसर या अद्वितीय लाभ उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सेना में बहुत सारे नेपाली शामिल हैं, तो वह इसी संधि के कारण है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए। आगे आपको दिया गया है नेपाल के स्थल अवरुद्ध देश होने के कारण जो हानि हो रही है इस संधि ने उसे उससे बाहर निकाल लिया। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है कि नेपाल कैसा देश है। तो नेपाल एक स्थल अवरुद्ध देश है। फ्रेंड्स स्थल अवरुद्ध देश वह होता है, मान लीजिए यह नेपाल और इसके अगल बगल जितने भी देश हैं वह भी स्थल के द्वारा यानी सभी देशों से स्थल यानी लैंड लॉक या स्थल अवरुद्ध देश होने का मतलब फ्रेंड नेपाल से आप सीधे समुद्र में नहीं जा सकते। इसका सिंपल मतलब यही कि नेपाल से आप सीधे समुद्र में नहीं जा सकते, इसी को आप स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्थल अवरुद्ध देश के बारे में समझे होंगे। आगे आपको दिया गया है भारत सरकार, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है भारत सरकार नवंबर 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शांति समझौते में प्रावधानित की गई योजनाओं का स्वागत करती है। इसमें नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के शांतिपूर्ण समझौते और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए समाधान का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है भारत ने लगातार नेपाल सरकार और वहाँ के लोगों की आवश्यकता की अनिवार्यता के भाव के प्रति ध्यान दिया है और शांति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुदलीय लोकतंत्र को चुनी हुई संविधान द्वारा निर्मित नए संविधान के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का पक्षधर है। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। यह भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगर यह आपसे पूछा, आगे आपको दिया ही गया फ्रेंड्स, नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे नया संविधान किस देश का है, तो आप लोग बताइएगा कि सबसे नया संविधान जो है वह नेपाल का है और यह कब लागू हुआ। तो यह फ्रेंड्स लागू हुआ है 20 सितंबर 2015 को जो नेपाल का नया संविधान है वह लागू हुआ। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है, आप इसे इंडिकेट कीजिएगा। और अब हम चलते हैं आगे और आगे देखिए। आगे आपको दिया गया है भारत लगातार नेपाल के विशालतम व्यापारिक भागीदार
विदेशी निवेश और पर्यटकों के आगमन का विशालतम स्रोत बना हुआ है। तो यह फ्रेंड्स पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद आपको दिया गया है भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित संशोधित व्यापार संधि से पुनः संवेग प्राप्त हुआ। तो 2009 को फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है जिससे नेपाल द्वारा भारतीय बाजारों में अपनी व्यापक पहुंच बनाने की अनुमति के प्रावधान है। तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसे इंडिकेट कीजिएगा। भारत जो है वह नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप लोग गलती करके चीन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसे गलती मत कीजिएगा। जो भारत है वही नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। उसके बाद आपको दिया गया है भारत ने नेपाल सेना जिसे एनए को उपकरणों एवं प्रशिक्षण के प्रावधानों के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो फ्रेंड्स यह भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। और चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आपको दिया गया है भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई और प्रत्युत्तर में भारत ने नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया है। तो यह आप लोग देखिएगा कि जो भारत के सेना प्रमुख है उनको नेपाल द्वारा जनरल की रैंक की उपाधि प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा गया है 3 सितंबर से 16 सितंबर 2019। फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा 3 सितंबर से 16 सितंबर 2019 के दौरान साली झंडी नेपाल में 14वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, यह फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सूर्य किरण अभ्यास जो है वह भारत और नेपाल के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसमें आपको आगे दिया गया है भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। नेपाल के पास 48,000 मेगावाट पनबिजली यानी पन विद्युत ऊर्जा की क्षमता विद्यमान है, जिसे आर्थिक दृष्टि से, व्यवहार और तकनीकी दृष्टि से साध्य पाया गया है। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा परस्पर देशों की यात्राएं होती हैं रहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2014 और नवंबर में नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो प्रधानमंत्री हुआ अगस्त 2014 और नवंबर 2014 में नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। चलिए आगे फ्रेंड्स चलते हैं। आगे आपको दिया गया है यह एक भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 13 वर्षों में पहली आधिकारिक यात्रा थी जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 6 से 8 अप्रैल 2018 के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे और आगे देखिए। आगे आपको दिया गया है 24 सितंबर 2016 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क मंत्री परिषद की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता नेपाल द्वारा की गई। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो सार्क का समिट हुआ था 2020 का, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि उसकी अध्यक्षता जो है वह नेपाल द्वारा की गई है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो आप लोग बताइएगा काठमांडू, और जो मुद्रा है वह रुपया है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और अब हम लोग देखेंगे भारत और बांग्लादेश संबंध के बारे में, थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वह चर्चा शुरू करते हैं। आपको दिया गया है भारत दूसरा पहला भूटान देश था, यानी आप लोग देखिएगा भारत दूसरा पहला भूटान देश था जिसने बांग्लादेश को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की। तो फ्रेंड्स देखिएगा जो भूटान पहला देश था जो बांग्लादेश को यानी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा प्रदान किया, और उसके बाद जो है वह भारत दूसरा था प्रदान की थी। और
इस राष्ट्र की स्वाधीनता के तत्काल बाद इसके साथ अपने राजनयिक संबंध की स्थापना जो है वह दिसंबर 1971 में की गई। तो फ्रेंड्स यह फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और उसकी आगे चलिए, भारत की बांग्लादेश के साथ सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। कड़ियाँ जुड़ी हुई, तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो भारत है उसके साथ, जो बांग्लादेश के साथ सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, भारत और बांग्लादेश सीमा जो है वह 4096.6 या 7 आपको देखने को मिलती है, लंबी है। भारत की इतनी लंबी सीमा इसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ नहीं है। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है, तो वह लगती है बांग्लादेश के साथ। और कितनी, 4096.6 या 7 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स उसकी आगे देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्य कितने लगते हैं, तो जिसमें है त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। जो ये त्रिपुरा है वह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद असम, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है, दोनों पक्षों में उच्च स्तरीय आदान प्रदान, यात्राएं एवं बैठकें तथा जन जन के बीच व्यापक अंतर क्रियाकलाप आदि नियमित रूप से चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यह आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है, 6 से 7 जून 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की। इस दौरान भारत बांग्लादेश भूमि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका तारीख भी याद कीजिएगा, 6 से 7 जून 2015 को। बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला था। उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया, जबकि 7 से 10 अप्रैल 2017 के मध्य बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। इस यात्रा के दौरान 22 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर निर्णय लिए गए, जिसमें भारत बांग्लादेश भूमि सीमा करार LBA की पुष्टि की गई। लिखित और आदान प्रदान शामिल है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है, विगत 4 दशकों की अवधि में भारत के द्वारा रखी गई नींव पर, आगे देखिएगा, दोनों देश लगातार अपने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करते आ रहे हैं। दोनों देशों ने पारस्परिक क्षेत्रीय सुरक्षा को विस्तार देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की संस्थागत संरचना को पूरा कर लिया है। तो फ्रेंड्स यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, दोनों देश 54 नदियाँ, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो भारत और बांग्लादेश है, यह दोनों देश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिसमें से गंगा नदी के जल को साझा करने के लिए पहले से ही एक संधि 1996 ईस्वी में हस्ताक्षरित या अस्तित्व में है। और दोनों पक्ष अन्य साझी नदियों के जल की भागीदारी के लिए समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने पर कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, जो भारत और बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच 54 नदियां जो है वह साझा होती हैं। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आपको दिया गया है एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग है, वह फ्रेंड्स कब बना था? वह बना था जून 1972 से कार्यरत कर रहा है। उसके बाद आपको दिया गया है, दोनों देश सुंदरवन में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी सहयोग कर रहे हैं, जैसे जैविक विविधता, जो जैविक विविधता की साझी विरासत है। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, और आगे आपको दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, भारत और बांग्लादेश द्वारा अपनी स्वाधीनता के इतिहास में प्रथम बार भारत से बांग्लादेश के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा के प्रवाहित अंतः संबंधता तथा के अंतः विद्युत ग्रिड की स्थापना की गई है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिए कि अंतः विद्युत ग्रिड की स्थापना भी की गई है। उसके बाद आपको दिया गया है,
भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड और बांग्लादेश विद्युत ग्रिड कंपनी द्वारा भारत के बहरामपुर के पूर्वी क्षेत्र में 400 किलोवाट की क्षमता की विद्युत ग्रिड की स्थापना और बांग्लादेश के भेरामारा में 500 मेगावाट क्षमता की साथ एक विद्युत ग्रिड की स्थापना की गई है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके आगे चलते हैं और आपको दिया गया है बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में सुंदरवन के निकट बगेरहाट जिले में रामपाल नामक स्थान पर भारत के सहयोग से 2x660 मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जाएगा कि जो मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो उसकी स्थापना जो है वह बांग्लादेश में की जा रही है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है भारत और बांग्लादेश सार्क जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, और उसके बाद आपको दिया गया है IORSRC यानी हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय सहयोग संघ जैसे बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से भी क्षेत्रीय सहयोग में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सार्क, बिमस्टेक और हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय सहयोग इन सभी में जो भारत और बांग्लादेश हैं वह सदस्य के रूप में है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के संवर्धन हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र जिसे IGCC के उद्घाटन ढाका में 11 मार्च 2010 को किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है उसकी स्थापना 11 मार्च 2010 को ढाका में किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए, दोनों देशों ने गत वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर की वर्ष भर चली 150वीं जयंती समारोह में काजी नजरुल इस्लाम की कविता विद्रोही के प्रकाशन की 90 वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाया था। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया 6 जून 2015 को हुए भूमि सीमा समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र के 111 बस्तियों को बांग्लादेश तथा बांग्लादेश की 51 बस्तियों को भारत को सौंपा गया। तो फ्रेंड्स यह इंडिकेट कीजिएगा कि जो भारत को से बांग्लादेश को दिए गए वह 111 बस्तियां दी गई और बांग्लादेश से 51 बस्तियां ही सिर्फ ली गई। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अक्टूबर 2019 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। तो फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, शेख हसीना 3 से 4 अक्टूबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी। तो फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है 21 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से जोगबनी विराटनगर में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है 27 जुलाई 2020 को विदेश मंत्री S जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 ब्रॉड गेज इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया। तो फ्रेंड्स यह भी आपके लिए करंट का पॉइंट बन सकता है। उसके बाद आपको दिया गया है 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से जिस रेल लिंक का उद्घाटन किया हुआ है चिल्हाटी बांग्लादेश हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल रेल लिंक। तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि चिल्हाटी बांग्लादेश और हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल रेल लिंक। तो चलिए फ्रेंड्स आगे आगे आपको दिया गया है डोंकडी यानी बांग्लादेश सोनामुरा त्रिपुरा अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन कब प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स यह जो है वह प्रारंभ हुआ है 3 सितंबर 2020 को। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है सितंबर 2020 में अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली निर्यात खेप भेजी गई। तो यह किसके द्वारा भेजी गई फ्रेंड देखिएगा, बांग्लादेश पोत एमबी प्रीमियर द्वारा। तो फ्रेंड्स इसे आप भूलिएगा नहीं, यह आपके करंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जुलाई 2020 में भारत ने इस देश के 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे। तो वह किससे सौंपे? तो फ्रेंड्स वह सौंपे गए बांग्लादेश को, जो भार इंजन है ये उससे सौंपे गए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि जो आपके समझ में आया होगा, और अब हम इसके आगे जो चर्चा करेंगे वह हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे और जो देश हैं उनके साथ देखेंगे कि भारत के संबंध कैसे हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको वहां ज्वाइन नहीं होना तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको नियमित मिला करेगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यूट्यूब का पहला चैनल है गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची, जहां पर आपको डेली बेसिस पर जो टॉपिक वाइज और बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस के साथ जो है आपका सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। तो आप लोग देखना ना भूला करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।